तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 12 इंग्लिश के 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अगर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख ला, कोई भी पेपर आप उठा लेना, कोई भी हर एक पेपर में टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे। कोई भी आप पेपर उठा लेना किसी भी साल का, चाहे हाफ ईयरली चाहे मिड सेमेस्टर का, कोई भी पेपर उठा लेना 12 लेवल का, आपको सारे क्वेश्चंस आपको क्लास 12 में मिलेंगे। और हमें टारगेट बना के चलना है कि हमें सर बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी में और यहाँ तक कि इंग्लिश में भी 90+ मार्क्स लाना है। कैसे लाना है, इन सारी चीजों पर मैं जिक्र कर चुका हूँ, एक नहीं कई बार। मैंने आपको वो सारे टॉपिक पढ़ाने का प्रयास किया है जो टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और मैं आगे भी पढ़ाता रहूंगा वो सारे टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस 100 नहीं तो 99% है। उन सारे टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा सिंटैक्स को लेकर, जिसमें हम करेक्शन सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस यानी कि कुछ सेंटेंस आते हैं जिनमें कुछ हमारी दिक्कतें यानी कि गलतियां होती हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये सेंटेंस इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। अब आपको इसमें कुछ चीजें जो है दिक्कत है यानी कि गलत है, आपको इसको करेक्शन करके लिखना है। तो बच्चों, अगर हम इसका आंसर लिखेंगे या इसको हम सही करके जब लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे समझिएगा। वन शुड, अब देखिए डू दिया है, डू के साथ हिज नहीं लगता है, डू के साथ लगता है वंस, वंस ड्यूटी, ये बनेगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू हिज डू वंस ड्यूटी हो जाएगा, ये हमारा इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करेक्शन करके लिखना होता है। ऐसे ही आप देखिए, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, फिजिक्स आर एन कह रहा है, ये एन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, फिजिक्स, इसमें बच्चों बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। फिजिक्स आर ए, सॉरी आर नहीं, देखिए यहां पर आर दिया है, फिजिक्स है एक सब्जेक्ट, आर कैसे हो जाएगा, यहां पर फिजिक्स में आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज। फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स एक वचन है, आर क्यों हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। फिजिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हमें इसी प्रकार से लगाना होता है, बनाना होता है। जैसे फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको पेपर में दिया रहेगा, कहेगा कि एनी वन क्वेश्चन सेंटेंस को यानी करेक्शन करिएगा, उसमें से आपको 1 या 2 पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, जैसे फिजिक्स इज आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको क्रिया और बहुवचन वगैरह देखना होता है, और आपको कुछ ऐसे वर्ड देखने होते हैं जो एक के साथ नहीं लगते। आर के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, आर के साथ जो भी लग जाए बहुवचन के साथ, ठीक है। और देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स एक वचन है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है ना, तो फिजिक्स के साथ एक वचन लगेगा, यानी कि फिजिक्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमसे कह रहा है कि हर आंसर वाज सच दैट आई एक्सपेक्टेड। आई एक्सपेक्टेड इसका क्या हो जाएगा समझिए। देखिए हर सब्जेक्ट, तो हर में तो हम कोई चेंज करेंगे नहीं, ये चीज यार हर। अब देखिए बाज दिया गया यहां पर, समझिए हर बाज, यहां पर एक चीज देखिए, हर आंसर वाज सच दैट ए एक्सपेक्टेड, यानी कि जो हर आंसर है, हर आंसर वाज हैड सब एक्सपेक्टेड सच दिया गया है यहां पर, दैट आई एक्सपेक्टेड। यहां पर दैट का क्या मतलब है, डाइट का क्या मतलब बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हर आंसर। अब देखिए वाज है, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि एक वचन है, हर वाज। अब सच में भी कोई चेंज नहीं करना है, हर वाज सच। अब यहां पर डैट की जगह सच ऐस होता है, सच ऐस आपने कई जगह आपने ये चीज लिखी होगी, देखिए एक्सपेक्टेड,
सच के साथ एस लगता है, सच एस आई एक्सपेक्टेड, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, ही इज ए यूनिवर्सिटी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, यानी कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में। ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी कि इस स्टूडेंट क्या मतलब बन रहा है, वह स्टूडेंट यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है ना, तो ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये नहीं होगा। एन की जगह पर क्या हो जाएगा, ही इज, ए हो जाएगा। एन की जगह पर हमने पहले भी चेंज किया, क्या आता है ए, एन ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दिस इज एन यूजफुल बुक। दिस इज एन यूजफुल बुक, एन नहीं मतलब हो रहा, दिस इज ए यूजफुल बुक, या एक यूजफुल बुक है, यह एक यूजफुल बुक है, तो हो जाएगा दिस इज ए यूजफुल बुक, यह एक यूजफुल बुक है। इस प्रकार से हमें करेक्शन करना होता है सेंटेंस में। तो सारे 5 जो सेंटेंस हमने आपको बताए, ये 5 सेंटेंस देख लीजिए, क्योंकि यही इसी प्रकार से सेंटेंस आपके बोर्ड में आएंगे। और ये जो भी मैंने आपको 5 सेंटेंस बताए, ये ऐसे सेंटेंस हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते होंगे। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला हमारा जो टॉपिक है दूसरा एंटोनियम्स को लेकर है, यानी कि अगर हम हिंदी में इनको कहते हैं विलोम शब्द। सिनोनियम्स भी आते हैं और एंटोनियम्स भी आते हैं। सिनोनिम भी हमारे बोर्ड के पेपर में 2 नंबर में आते हैं, एंटोनियम्स भी हमारे बोर्ड के पेपर में 2 नंबर के आते हैं। क्या होता है एंटोनियम्स, जैसे आपको इसी प्रकार से एंटोनियम्स दिए होंगे, उनके 4 विकल्प दिए होंगे। तो जैसे कि पहला दिया गया है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आपको दिया गया जैसे कि डायनेमिक है, फ्रीडम है, होनर है, ओरल है, इस प्रकार के शब्द आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों गरीबी या दुर्भाग्य, गरीबी। तो अगर हम इसका एंटोनिम लिखेंगे, गरीबी का एंटोनिम्स लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसका उल्टा लिखेंगे। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, इसका हम जब एंटोनिम्स क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, यानी कि रुका हुआ। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, हम ऐसा लिखेंगे जिसमें स्वतंत्रता ना हो। होनर का होता है मतलब सामान्य, और हम क्या लिखेंगे, डिसऑनर, यानी कि असामान्य। ओरल का मतलब होता है मौखिक, अब हम क्या लिखेंगे, रिटन लिखेंगे। इसी प्रकार से हमें लिखने होते हैं। तो इन सारे टॉपिक को अगर हम बात करें, तो जैसे कि हम पहले बात करें, एडवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी का मतलब हो जाएगा गरीबी। क्या बच्चों, गरीबी। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें, ठीक है, गरीबी हो गया, या हम इसको दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। अब फिर बात आती है इसके लिए हम शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे एंटोनिम्स में। तो बच्चों आप लोग इसके लिए याद रखोगे प्रॉपर्टी। क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी, कुछ गरीब होते हैं, कुछ के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। क्या होता है, गतिशील। अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है बच्चों रुका हुआ। हम क्या करेंगे, एक गतिशील वस्तु से उसका हम विलोम क्या लिखेंगे, रुका हुआ लिखेंगे। एक है बच्चों फ्रीडम। अगर हम फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, अब हमें स्वतंत्रता है और एक ऐसा जगह होगा जहां पर राजशाही शासन होता होगा, तो फ्रीडम का हो जाएगा स्लेवरी। ठीक है, अगला है होनर। होनर का मतलब होता है सम्मान, सम्मान, होनर। अब होनर तो एक सामान्य हो गया, हम कह दें असामान्य, इसको हम सीधे लिख देंगे डिसहोनर। डिसहोनर, होनर का हो जाएगा डिसहोनर। अब बच्चों आए ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक। मौखिक टेस्ट होते हैं कॉलेजेस में, ओरल का हो गया मौखिक। और मौखिक का उल्टा क्या होता है, रिटन, यानी कि लिखित। यह चीज आपको पता ही है, कुछ नहीं है, सीधे से आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड के पेपर में भी ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको ये सारे ऑप्शन पहचानना रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला बच्चों है हमारा सिनोनियम्स को लेकर। इनको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, और ये भी हमारे बोर्ड के पेपर में 2 नंबर के आते हैं। पहला बच्चों है एडमिट, दूसरा है अलाउ, टिमिड, रेगुलर और विक्ट्री।
हम अगर इनके सभी की बात करें, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट का मतलब स्वीकार करना, और आपको कोई ऐसा और भी एक ढूंढना है शब्द जिसका मतलब भी स्वीकार करना हो। अगर हम बात करें, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है सर, हम एडमिट का क्या लिखेंगे? तो अच्छो बच्चों आपने पढ़ा होगा कॉन्फेस। कॉन्फेस, कॉन्फेस होता है, कॉन्फेस माने भी स्वीकार करना होता है। आप एक, क्योंकि बोर्ड में आपको एक से दो ये नहीं पूछता 4 लिखो, आपको सिर्फ एक लिखना है जो बोर्ड में आता होगा। अगर आप कॉन्फेस याद रखना, ये बोर्ड में आता है और आपको इसमें टिक करना रहेगा। बच्चों अगला है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, अनुमति देना या फिर आज्ञा देना, अनुमति देना, अलाउ। ठीक है, अलाउ का अनुमति देने का मतलब और क्या है? और बच्चों आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा मिलेगा परमिट। परमिट मतलब आपकी आज्ञा है, आपका परमिट बना हो। अगला बच्चों है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर। टिमिड का मतलब होता है बच्चों कायर। अब कायर को हम और क्या शब्द है जो कायर के लिए हम यूज करते हैं? तो बच्चों अगर हम बात करें, कवर्ड होता है। कवर्ड माने भी कायर ही होता है। ठीक है बच्चों, अगला है रेगुलर। रेगुलर का बच्चों मतलब होता है नियमित। कहते हैं रेगुलर कॉलेज जाते हो, तो रेगुलर का मतलब होता है नियमित। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा लिखें, अगर दूसरा सिनोनिम्स की बात करें तो इसका हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा। अगला बच्चों है विक्टोरी। इसका मतलब होता है विजय, विजय होता है, विजय, विजय। अगर बात करें विजय का दूसरा सिनोनिम्स का हो जाएगा बच्चों, आपने सक्सेस का नाम सुना होगा। सक्सेस मिल गई, उनको विजय प्राप्त हो गई, नहीं उन्होंने पेपर दिया उनको सक्सेस मिल गई, तो ये भी एक विजय का ही उदाहरण है, सक्सेस। तो आपको ऐसे ही आपको सिनोनिम्स बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है बच्चों होमोफॉर्म्स। होमोफॉर्म्स भी हमारे बोर्ड के पेपर में 2 नंबर के आते हैं, लेकिन आते हर साल है। होमोफॉर्म्स में क्या होता है, एक जैसे 2 वर्ड होते हैं, जैसे सेल और सेल। इस सेल का क्या मतलब है, इस सेल का क्या मतलब है? ये सेल आपने पढ़ी होगी, इस सेल का मतलब होता है कोशिका, कोशिका हो गया। और इस सेल का मतलब होता है बच्चों बेचना। सेल माने बेचना, सेल माने कोशिका और सेल माने बेचना होता है। ठीक है, अगर हम इनका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो बच्चों आर ह्यूमन बॉडी मेड बाय सेल्स, यानी कि हमारा मानव का जो शरीर होता है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, अंगतंत्र मिलकर पूरा पूरा शरीर बन जाता है। तो कोशिका क्या होती है, आर बॉडी बच्चों, यू आई ओ आर बॉडी is made up of cells। यानी कि जो बॉडी होती है बच्चों वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिर हम सर आप हमें ऐसा वर्ड बताइए जिसमें बेचना का प्रयोग होता, तो हम लिखेंगे आई वांट टू सेल माई ओल्ड कार, माई ओल्ड कार, यानी कि मैं अपनी पुरानी कार बेचना चाहता हूं, मैंने अपनी पुरानी कार बेच दी। समझ में आ गया? इसी के प्रकार इसका दूसरा देखिए। ठीक है, अगला बच्चों डोज और डोज, स्टोरी और स्टोरी। इसी प्रकार के एक जैसे प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होगा। जैसे डोज का क्या मतलब होता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि डोज का मतलब क्या होता है। आपने पढ़ा होगा कि 1 डोज दो डोज दे दो, यानी कि डोज का मतलब होता है बच्चों खुराक। क्या होता है? खुराक। और इस डोज का मतलब होता है झपकी, खुराक। और इस डोज का मतलब होगा झपकी। अब बच्चों हमने ये तो पता होगा इस डोज का मतलब क्या होता है, इस डोज का मतलब क्या होता है। अब बाद में बात ये आती है कि सर हमें इनमें वाक्य का प्रयोग भी करना होता है। अब वाक्य प्रयोग, अगर मान लीजिए आपको एक खुराक ही देता है डॉक्टर, आप दवाई लेने जाते हैं तो खुराक देता है। तो अगर हम बात करें दिस मेडिसिन, दिस इज द मेडिसिन फॉर डॉग इन स्मॉल
डोज, यानी कि ये जो मेडिसिन है इसका डॉग माने कुत्ता होता है, कुत्ते को स्मॉल यानी कि छोटा सा डोज दे देना, ठीक है। अब बच्चों आज बात आती है झपकी की। तो झपकी क्या होता है, रानी, मान लीजिए आपके घर में कोई झपकी ले लेता है तो हम लिखेंगे रानी, रानी REENV लिख सकते हैं और IV कहीं कहीं मिला होगा, तो आप कुछ भी उससे मतलब कोई नहीं, रानी डोज। देखिए अगर बात करें रानी डोज लेती है तो रानी क्या हो जाएगा, डोज्ड हो जाएगा, रानी डोज्ड इन द, देखिए अगर हम बात करें आर्म चेयर या फिर हम बात करें बस, इन बस, इन द बस, हाँ ठीक है सही हुआ, रानी डोज इन द बस, यानी कि रानी जो थी, बस होगा बच्चों BUS, जो रानी है उसने क्या हुआ, बस में झपकी ले ली, रानी जा रही थी बस में, उसको झपकी आ गई तो उसने बस में ही झपकी ले ली। बच्चों एक है स्टोरी और एक AV है स्टोरी, आप पढ़ने में तो समान है स्टोरी और स्टोरी, लेकिन इस स्टोरी का STORY जो होती है आप लोग पढ़ते हो, इस स्टोरी का मतलब होता है बच्चों कहानी, क्या मतलब होता है, कहानी, लेकिन इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, STORY जो होती है इस स्टोरी का मतलब होता है बच्चों मंजिल। अब हमें इसमें भी प्रयोग करना है, बाकी इसमें भी प्रयोग करना है, तो हम लिखेंगे इट वाज एन, ठीक है, इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गया, इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गया। अब मंजिल, तो अगर हम बात करें मंजिल में प्रयोग करेंगे वी लिव इन ए देन 10, लिव इन 10 TEN बच्चों 10 फ्लोर, फ्लोर बिल्डिंग लिख देंगे, फ्लोर बिल्डिंग, यानी कि वी लिव इन 10 फ्लोर बिल्डिंग, वह जो है वो 10वीं मंजिल पर रहता है, हो गया, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला बच्चों है एलिजिबल और एलिजिबल, दोनों अलग अलग लिख रहे हो। एलिजिबल का मतलब क्या होता है और एलिजिबल का मतलब क्या होता है, इस एलिजिबल का मतलब होता है बच्चों पात्रता, यानी कि आप इसमें पात्र हैं, ठीक है, और इस एलिजिबल का मतलब होता है बच्चों, इस एलिजिबल का जो एलिजिबल मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, क्या होता है आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो पढ़ा ना जा सके, क्या बच्चों होता है, जो पढ़ा ना जा सके, एलिजिबल, ठीक है। अब हमें इनमें वाक्य प्रयोग करना है, क्या करना है, वाक्य, तो हम लिखेंगे मिस्टर रानी, बच्चों रानी लिखा है, मिस्टर रानी इज एलिजिबल, मिस्टर रानी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जो रानी है प्रिंसिपल की पोस्ट जो है उसके लिए एलिजिबल है। अगला जो पढ़ा ना जा सके, योर हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, जैसे मेरी राइटिंग जो है मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नहीं पढ़ सकोगे ना, हम लिखेंगे योर हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, एलिजिबल, यानी कि आपकी राइटिंग जो है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करना रहता है, ठीक है। अगला और लास्ट हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, AB बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर में आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें बच्चों पहला क्या है, देखिए इसमें पहला कह रहा है बुक बर्म, बुक बर्म का मतलब होता है बच्चों पढ़ाकू, बुक वर्म का क्या मतलब होता है बच्चों, पढ़ाकू। अब आपको ऐसे हिंदी लिखनी है, फिर आपको इसका जो इंग्लिश में इसका वाक्य प्रयोग भी लिखना होता है। तो अगर पढ़ाकू को हम क्या कहते हैं, जैसे हमने हिंदी में आपको पढ़ाया था, पुस्तक प्रेमी को कहते हैं पढ़ाकू, और जो किसी की जीवनी लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो अगर हम बात करें तो जो आपके दिमाग के बारे में पढ़ लेता है उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर जो राजा की हत्या करता है उसे रेजिसाइड कहते हैं। इसी प्रकार से जो वर्ड होता थे, जो राजा हत्या उसे कह देते हैं हिंदी में, वही यहाँ पर भी है। जैसे बुक वर्म का हिंदी मतलब होता है पढ़ाकू। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रयोग कैसे, कई सारे वाक्यों के लिए एक वाक्य आपने प्रयोग में पढ़ा होगा हिंदी में, तो ए लवर ऑफ बुक,
यानी कि जो बुक्स प्रेमी होता है उसे हम बुक वर्म कहते हैं, यानी कि जो बुक से प्यार करता है उसे बुक वर्म कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चों है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। क्या मतलब है? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हमें क्या करना, वाक्य प्रयोग करना है। तो अगर हम बात करें द लाइफ स्टोरी ऑफ ए, द लाइफ स्टोरी इज ए ऑफ ए पर्सन राइटिंग written by himself। जब आप किसी भी पर्सन की हिस्टोरी यानी कि लाइफ हिस्ट्री खुद पढ़ते हैं और लिखते हैं, तो अगर वो पढ़ता है लिखता है तो उसे ही हम आत्मकथा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है उसने किसी की स्टोरी पढ़ी और अपनी स्टोरी भी पढ़ी, अपने जीवन के बारे में उसने खुद लिख दिया, मतलब हम अगर अपने बारे में आप खुद लिखें तो मैं कहूँगा ये मेरी आत्मकथा है, रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि उसके द्वारा लिखी गई हो। जैसे आप लोग अपने जीवन के बारे में लिखें तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। अगला बच्चों है रेजिसाइड। रेजिसाइड को हिंदी में कहते हैं राजा की हत्या करने वाला, यानी कि राज का हत्यारा या राजा की हत्या भी हम कह सकते हैं, राजा की हत्या, तो रेजिसाइड हो गया। अब हम अगर रेजिसाइड तो हम लिखेंगे किलिंग ऑफ किंग, यानी कि राजा को मारने वाला रेजिसाइड होगा, राजा को जिसने मारा होगा। अगला बच्चों है फिर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में पी जो साइकोलॉजी पढ़ा जाएगा पी साइलेंट होती है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, ठीक है हिंदी में। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग साइकोलॉजी किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो दिमाग आपके मन को पढ़ ले। तो अगर हम बात करें साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड यानी कि जो आपके मन को पढ़ ले उसे हम कहेंगे साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये थे टॉप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए। ये सारे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक तैयार कर लीजिए। और भी एग्जाम्पल्स आप तैयार कर लेना, लेकिन मैंने आपको वो बता दिया कि टॉपिक्स के अंदर क्या पूछा जा सकता है। तो अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स कहे तो आप बता देना, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप या तो जाकर सर्च कर लेना SB स्टडी क्लासेस, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट होता है तो आप हमारे इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।